अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे। और बाकी जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैंने शेयर कर दिया है। आप व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ को। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप मुझे ईमेल के थ्रू भेजें और डिस्टॉर्शन ना हो। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस सिफरा ने भेजी है और ये बेसिकली अपने भाई का वाक़या ज़िक्र करती हैं। ये बताती हैं कि इन लोगों की जो रिहाइश है वो दुबई में है। ये बताती हैं कि साल में एक दफ़ा ज़रूर हम लोग 15-20 दिन के लिए अपने मुल्क जाते हैं और वहाँ पे जो हमारी दादी का घर है या फुप्पो का घर है वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। ये बताती हैं कि 2017 की बात है और जो हमारे भाई थे उन्होंने एकदम से प्लान बनाया कि मुझे पाकिस्तान जाना है। खैर बहरहाल पाकिस्तान जाना इशू नहीं था, एकदम से उन्होंने प्लान बनाया तो जाहिर सी बात है अब उनके साथ नहीं जा सके तो वो अकेले जो है वो पाकिस्तान चले गए। अब जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ पे दादी के घर में जाके रुके और दादी के बराबर में जो घर था वो हमारी फुप्पो का घर था और फुप्पो का जो बेटा था वो मेरे भाई की उम्र का था। खैर बहरहाल जो मेरे भाई थे वो शुरू के 3-4 दिन उन्होंने दादी के घर में गुजारे। अब वो जो फुप्पो का बेटा था वो इनसे इंसिस्ट करने लगा, ज़िद करने लगा कि तुम अब हमारे घर में आ जाओ क्योंकि तुम कुछ दिनों के लिए आए हो, बाकी दिन हमारे साथ रुको, हमारे साथ रहो। अब बराबर में जो फुप्पो का घर था वो घर बज़ाहिर एक बड़ा घर था, लेकिन जाहिर सी बात है जितने लोग थे उतने ही कमरे थे। पहले इन्होंने अपना जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका इज़हार किया और ये बोलने लगे कि नहीं मैं यहाँ खुश हूँ, ठीक हूँ। लेकिन बहरहाल फुप्पो का जो बेटा था वो ज़िद करने लगा कि नहीं तुम हमारे घर में आओ, यहाँ पे रुको। खैर इन्होंने बात मान ली तो जो फुप्पो का बेटा था उसने ये किया कि जो छत थी, छत पे एक कमरा मौजूद था, उसने कहा कि मैं यहाँ पे बेड डलवा देता हूँ, यहीं पे हम दोनों भाई सोएंगे, यहीं रुकेंगे। खैर बहरहाल बेड वगैरह इन्होंने डलवा दिया और पहली रात थी तो वहाँ पे ये लोग सोने के लिए चले गए। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। फुप्पो का जो बेटा था वो एकदम से उठा और वो कहने लगा कि मुझे यहाँ पे सर्दी सी महसूस हो रही है तो मैं नीचे चले आता हूँ, तुम यहाँ लेटे रहो। ये बड़ा हैरान थे, हालांकि जो फुप्पो का बेटा था उसने ही इनको इसरार करके बुलाया था कि यहाँ पे रुको। खैर बहरहाल लेट नाइट हो चुकी थी तो इन्होंने सोचा कि ठीक है जैसे तैसे मैं यहाँ पे रात गुजार लेता हूँ और सुबह वापस दादी के घर में चला जाऊँगा। खैर ये बताते हैं कि ये सोने के लिए लेट गए और इनकी आँख लग गई। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद मुझे बाकायदा महसूस हुआ जैसे कि कमरे के अंदर जो है कोई चल रहा है या कोई मौजूद है। अब मैं ज़ाहिर सी बात है नींद में था, लेकिन जब मैंने गौर किया और थोड़ा सा मुझे शोर ज़्यादा महसूस हुआ तो ऐसा लगा जैसे मेरी आँख खुलने वाली है। खैर बहरहाल जब मेरी आँख खुली तो मेरे ऊपर चादर डली हुई थी। अब ये बताते हैं कि इसी दौरानी में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाकायदा कोई पीछे से आया है और मेरे सर पे आके हाथ फेरना शुरू कर दिए। जैसे कि आम तौर पे कोई शफ़क़त से, मोहब्बत से आपके सर पे हाथ फेरता है या आपको प्यार करता है, बाकायदा कोई इस तरह से हाथ फेर रहा था। और जब उसने हाथ फेरना शुरू किए तो मैंने समझा कि शायद मेरा कज़न है या मेरी फुप्पो वगैरह हैं, तो मैंने आंखें बंद ही रखी और मैं मज़ीद नींद के अंदर चला गया। अब जाहिर सी बात है कोई जब आपके सर पे हाथ फेरता है या मालिश करता है या मसाज करता है या प्यार करता है तो आपको नींद आ जाती है। इनके साथ भी ऐसे ही हुआ कि इनकी आँख लग गई। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा से इनको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई चल रहा है, कोई मौजूद है, तो एकदम से उनकी आँख खुली और अगेन जब इनकी आँख खुली तो इनके ऊपर चादर डली हुई थी। अब इस दौरानिए में इन्होंने महसूस किया जैसे कि कोई इनके बेड पे या गद्दे पे आके बैठा है। अब जब कोई आपके गद्दे पे या बेड पे आके बैठता है तो बाकायदा वो दबता है और उससे आपको महसूस होता है कि कोई आके बैठा है। खैर बहरहाल जब इनको ये महसूस हुआ तो अगेन वो यही समझे कि शायद इनकी फुप्पो होंगी और बाकायदा कोई आके इनके पाँव को हल्के हल्के दबाने लगा या जैसे आहिस्ता आहिस्ता गुदगुदी करते हैं इस तरह करने लगा। अब ये बताते हैं कि दोबारा से एकदम से मेरी आँख लग गई, मुझे सुकून मिल रहा था और मैं दोबारा सो गया। ये बताते हैं कि अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये जो भी है ये मेरी फुप्पो है जो बेचारी मोहब्बत में मेरे पास आ गई हैं। खैर बहरहाल मेरी आँख लग गई। अब ये बताते हैं कि थोड़ी देर ही हुई थी कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई भारी सी चीज़ है जो मेरे पाँव पे आके गिरी है। और जब मेरे पाँव पे आके एकदम से कोई चीज़ गिरी तो एकदम से मेरी आँख खुली और मैंने जल्दी से चादर हटा के देखी तो मैंने देखा कि 2 बच्चियां हैं जो मेरे सामने खड़ी हुई हैं, जो देखने में 8-9 साल की लग रही हैं
और जो बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट है, यानी उनका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है। नॉर्मली आमतौर पे बच्चों का इस तरह का चेहरा या इतना वाइट चेहरा नहीं हुआ करता। खैर बहरहाल जैसे ही मैंने उन बच्चियों को देखा तो एकदम से मैं चौंक गया कि ये बच्चियाँ कहाँ से आ गई हैं। हालांकि जो मेरी फुप्पो का घर था वहाँ पे कोई बच्चियाँ मौजूद नहीं थीं। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं चौंका और मैं उनको देखने लगा तो वो दोनों की दोनों बच्चियाँ मुझे देख के मुस्कुराने लगीं और एकदम से कुछ अजीब सी आवाज़ में गाना गाने लगीं। अब ये बताते हैं कि ये देख के मैं बहुत बुरी तरह डर गया और मैंने उनसे कहा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आई हो। जब मैंने ये सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगी, बाकायदा हंसने लगी। तो मैंने चीख के दोबारा से बोला कि तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आई हो। अब ये बताते हैं कि जब मैंने दोबारा ये बोला तो वो दोनों बच्चियाँ जो थीं उन्होंने एक साथ वॉशरूम की तरफ इशारा किया और जब मैंने वॉशरूम की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत खड़ी हुई है जिसके बिखरे बिखरे से बाल हैं और जिसकी अंगारा लाल आंखें हैं जो दूर से ही चमक रही हैं। और मैंने जैसे ही उस औरत को देखा तो वो औरत कहने लगी कि हम तो आपसे पहले से यहाँ पे रहते हैं, आप तो आज पहली दफ़ा आए हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने सुना तो एकदम से मैंने चीख मारी और ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और जैसे तैसे उठ के गेट की तरफ भागा और गेट खोला। और जैसे ही मैंने गेट खोला और बाहर की तरफ भागा तो मैंने देखा कि वो दोनों बच्चियाँ और वो औरत मेरे पीछे आ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे करके मैं नीचे पहुँचा तो इत्तेफाक से जो मेरी फुप्पो थी वो जाग रही थी और मैं उनके पास जाके गिर गया। जब मैं उनके पास जाके गिरा तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो गई और उन्होंने मुझे संभाला। खैर बहरहाल जब थोड़ी देर बाद मेरे औसान बहाल हुए तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पे 2 बच्चियाँ और एक औरत मौजूद है। खैर बहरहाल मेरी ये बात सुन के जो मेरी फुप्पो थी वो कहने लगी कि तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तो कोई औरत नहीं है, ना कोई बच्चे रहते हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा या तुमने ख्वाब देख लिया होगा। अब ये बताते हैं कि जैसे ही सुबह हुई तो मैं वापस अपनी दादी के घर आ गया और बाकी जितने भी दिन थे मैंने दादी के घर में गुजारे। और जब तक मैं दादी के घर में रहा, यानी जो 15-20 दिन जो भी मैंने वहाँ गुजारे, तो मुझे शदीद बुखार रहा। ये बताते हैं कि जब मैं वापस अपने मुल्क में यहाँ पे आया और मैंने आके अपनी वालदा को ये सारी बातें बताईं तो मेरी अम्मी ने फिर फुप्पो से बात की और फुप्पो ने फिर कंफर्म किया कि हाँ ऐसा ही है कि उनके घर में इस तरह के असरात हैं। अक्सर एक औरत और 2 बच्चियाँ हैं जो नज़र आती हैं और देखते ही देखते गायब हो जाती हैं। अक्सर उनकी चीज़ें भी हैं जो आगे पीछे हो जाती हैं, गुम हो जाती हैं, जो 5-5 दिन बाद 6-6 दिन बाद वापस मिलती हैं। अब ये जो जिन्होंने स्टोरी भेजी है ये बताती हैं कि उसके बाद से हम लोगों ने जो अपनी फुप्पो का घर है वहाँ जाने से माजरत कर ली थी। जब भी हम जाते थे अपनी दादी के घर जाते थे, वहीं रुकते थे, वहीं पे टाइम गुजारते थे और वापस आ जाते थे। अच्छा, इसी तरह की एक स्टोरी है, ये हमें उमर सुमर साहब ने भेजी है और ये बताते हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध मिट्टी से है। ये बताते हैं कि आजकल तो मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है या मुझे मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है मेरा गांव है जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मिट्टी जाता आता रहता हूँ। इसी तरह ये बताते हैं कि एक दफ़ा मैं मिट्टी गया था 2011-12 में। तो मेरा जो दोस्त था उसकी भी आदत है और मेरी भी आदत है कि जब हम गाँव जाते हैं तो घूमते फिरते हैं, रातों को देर से खाना खाते हैं, बाहर निकलते हैं, आवारागर्दी करते हैं और दोस्तों यारों के साथ जो है पूरी रात गुजारते हैं। खैर इसी तरह की एक रात थी और ये लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है ऐसे ही पैदल घूम रहे थे तो एकदम से इन्होंने देखा कि एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, वहाँ से एक बंदा बाहर निकल के भागा है और इनकी तरफ आ रहा है और इनको कह रहा है कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब वो बंदा करीब आया तो ये देख के बड़ा हैरान हुए कि वो जो बंदा था वो बाकायदा गार्ड था, उसके बाद एक गन भी मौजूद थी। पहले तो ये समझे कि शायद कोई डकैती का चक्कर है कि ये जो गार्ड है ये गन के साथ मौजूद है, उसके बावजूद बाहर भागता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि अंदर बहुत सारे डाकू या कसीर तादाद में डाकू हैं जिनकी वजह से डर के बाहर आ गया है। खैर इन लोगों ने उसको पकड़ा, उसको हौसला दिया और उससे पूछा भाई क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप इतनी तरह डर के बुरी तरह से बाहर भागते हुए आए। पहले तो काफ़ी देर तक वो बेचारा खामोश रहा और जब उसके होश या औसान बहाल हुए तो उसने कहा कि भाई बात यह है कि मैं सामने डिस्पेंसरी में जॉब करता हूँ और मेरी दिन में ड्यूटी होती है। आज पहले दिन मुझे नाइट में ड्यूटी दी गई है और पहले ही रात में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाकायदा अंदर से कोई पत्थर मार के ज़ख्मी करना चाह रहा है। यानी जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ पे मुख्तलिफ़ सिम से मेरे ऊपर पत्थर आके गिर रहे थे और ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है कि अंदर पत्थर आ सके, क्योंकि वो जो डिस्पेंसरी है
चारों तरफ से उसमें शीशे लगे हुए, खिड़की लगी हुई है और कहीं से पत्थर आ ही नहीं सकते। और इस डिस्पेंसरी में अभी इस वक्त मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये बताते हैं कि पहले तो हमने उसकी बात सुनी, उसको हौसला दिया, पानी वगैरह पिलाया, और फिर हम लोगों ने सोचा, जाहिर सी बातें हम लड़के थे, एक जोश भी था, एक वलवला भी था, और जाहिर सी बातें हमारा गांव था, तो हम चाहते थे कि हमें पता चले क्या हो रहा है। खैर हम लोग अंदर की तरफ गए, और अंदर गए तो हमने देखा कि वो जो डिस्पेंसरी है वाकई में चारों तरफ से बंद है, खिड़कियाँ हैं, ग्रिल लगी हुई है, और किसी भी तरह पत्थर के आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जब हमने अंदर जाके देखा तो जैसे रेलवे स्टेशन पे या रेलवे ट्रैक के करीब जो पत्थर पड़े होते हैं, उस तरह के बहुत सारे पत्थर थे जो पड़े हुए थे। अच्छा, ये देख के हमें भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चारों तरफ से बंद है। अब ये बताते हैं कि काफ़ी देर गौर करने के बाद हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि यकीनन यहाँ पे जो है वो असरात हैं, तो लिहाजा ये जो गार्ड है ये सही बोल रहा है। और उसको हमने कहा कि भाई परेशान नहीं हो, सुबह हम आएंगे, यहाँ पे जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको बताएंगे कि तुम ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे थे और उसके बावजूद यहाँ पे तुम पे पत्थर आके गिर रहे हैं और इससे तुम्हें कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा ये बताते हैं कि फिर हम लोगों ने उस रात तो उसको कहा कि भाई तुम चले जाओ, अल्लाह मालिक के सुबह बात करेंगे। और फिर अगले दिन सुबह हम वहाँ पे गए तो उनके जो अफसरान थे उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है, ये जो है वहाँ पे ड्यूटी दे रहा था, लेकिन वहाँ पे जब पत्थर आके गिरना शुरू हुए तो मजबूरन इसको बाहर आना पड़ा। खैर अच्छी बात ये थी कि वो जो अफसरान थे उनको थोड़ा सा अंदाज़ा था कि यहाँ पे इस डिस्पेंसरी में इस तरह के कुछ असरात मौजूद हैं जो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। लिहाजा उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, अब आप रात में ड्यूटी नहीं करो, दिन में ही ड्यूटी करना। और उन्होंने कम अज़ कम एडमिट कर लिया कि ये जो डिस्पेंसरी है वो हॉन्टेड है या इस तरह के असरात वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह ये बताते हैं कि उसी गांव में एक इनके गवर्नमेंट टीचर हैं, इनके कज़न भी लगते हैं। तो ये बताते हैं कि इनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्टल मिला हुआ था, वहाँ पे ही एक गवर्नमेंट का कॉलेज है और उसी के साथ एक स्टाफ कॉलोनी कह सकते हैं आप उसको, मौजूद है। तो ये वहीं रुके हुए थे। तो ये बताते हैं कि मेरी आदत थी कि रात में 11-12 बजे खाना खाने के बाद मैं सिगरेट पीता हुआ, टहलता हुआ आगे तक चले आता था। तो इसी तरह रात के तकरीबन 12 या 12:30 बजे का टाइम था और खाना खाने के बाद मैं वॉक कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि सामने जो नीम का दरख्त मौजूद है, उस दरख्त के नीचे कोई बच्चा है जो बैठा हुआ है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कि यार इतनी रात में गांव के अंदर और हॉस्टल में बच्चा क्या कर रहा है, हो सकता है किसी स्टाफ वगैरह का बच्चा हो। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके मैंने चेक किया तो वाकई में एक 3 या 4 साल का बच्चा था जो वहाँ पे बैठा हुआ था और रो रहा था। अब ये बताते हैं कि मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने उससे पूछा कि भाई रो क्यों रहे हो, ऐसी क्या बात हो गई है। तो वो जो बच्चा था वो कहने लगा कि अंकल मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। अब ये सवाल सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, छोटा सा बच्चा है, वाकई में घर भूल गया होगा। और मैंने उसको कहा कि चलो आ जाओ मेरे साथ, कहाँ जाना है मुझे बताओ। और जब वो मेरे करीब आया मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मुझे इशारा करता रहा कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। इस तरह करके वो मुझे आगे लेता चला गया और तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद जब वो पूरी स्टाफ कॉलोनी ख़त्म हो गई और उसके बाद जो एरिया शुरू हुआ वो बेसिकली हाईवे का रास्ता था और यहाँ पे करीब वो जवार में सिर्फ पेड़ ही पेड़ मौजूद थे। तो वहाँ जाके वो बच्चा कहने लगा कि अंकल अब आप चले जाएं, बस मुझे यहाँ तक ही छोड़ना था। अब जब मैंने उसका ये आंसर सुना तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये जो जगह थी, ऐसी बातें, हमारा इलाका था, हमारा गांव था, हमें इस पूरे एरिया का पता था। यहाँ पे करीब व जवार में ना कोई स्कूल मौजूद था, ना स्टाफ कॉलोनी थी, ना कोई कमरा था, ना कोई घर था। बहरहाल ये बताते हैं कि मैंने उसका हाथ छोड़ा और मैंने उसको देखने के लिए बोला कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो जो बच्चा था एकदम से जो बरगद का दरख्त था उसके करीब जाने लगा और जाते जाते देखते देखते ही वो बच्चा गायब हो गया। अब ये बताते हैं कि पहले तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह देखा था, उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और यहाँ पे कोई घर मौजूद नहीं था। और अब देखते ही देखते जब वो गायब हुआ तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक थी। बहरहाल ये आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए जैसे तैसे वापस अपना जो स्टाफ कॉलोनी थी वहाँ पे आ गए। और वहाँ पे आके इन्होंने अगले दिन जो और भी टीचर्स मौजूद थे उनसे इस चीज़ का जिक्र किया। अब जब उनसे इस चीज़ का जिक्र किया तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स वगैरह मौजूद थे सब ने एडमिट किया कि भाई यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामला जो हैं वो पेश आते रहते हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक वाक़या है, हमें रेहान अहमद साहब ने भेजा है और ये बताते हैं कि 2003 या 4 की बात है।
ज़ाहिर सी बात है, मैं इंटर कर चुका था और मैं एक जॉब की तलाश में था। मैं चाहता था कि मैं साथ साथ पढ़ूँ भी और इसके साथ साथ जॉब भी करूँ। ज़ाहिर सी बात है, अपना ख़र्चा निकालना चाहते थे, तो इन्होंने काफ़ी तगोदौक शुरू कर दी और बहुत कोशिशों के बाद इनको एक कॉल सेंटर में जॉब ऑफ़र हुई। अब ये जो कॉल सेंटर की जॉब होती है, ये अमूमी तौर पे नाइट शिफ्ट हुआ करती है और ऐसा ही था कि इनका जो कॉल सेंटर था, बेसिकली वहाँ पे कोई इंटरनेशनल कैंपेन थी जो चल रही थी। अब ये बताते हैं, एक तो ये शार फैसल पे वाक़या था, दूसरी चीज़ ये है कि वो जो कॉल सेंटर था ये 4th फ्लोर पे वाक़या था। अब ये जो बिल्डिंग थी ये टोटल 5 फ्लोर्स पे मुश्तमिल थी। सबसे नीचे एक शोरूम था, 1st फ्लोर खाली था, 2nd फ्लोर भी खाली था और 3rd फ्लोर पे ऑफिस थे और 4th फ्लोर के ऊपर इनका जो कॉल सेंटर था वो था। अब ये बताते हैं कि जो कॉल सेंटर वगैरह में काम करते हैं उसको पता होगा कि जो कॉल सेंटर है उनमें आमतौर पे कालीन वगैरह बिछाए जाते हैं या इस तरह का स्टफ़ यूज़ किया जाता है कि अगर कोई चले तो वॉइस पैदा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कॉल सेंटर का काम होता है, हेडफोन लगे हुए होते हैं, माइक होता है, तो जो भी आवाज़ क्रिएट होगी ज़ाहिर सी बात है वो कस्टमर को या आपके जो क्लाइंट है उसको जाएगी। ये बताते हैं कि जो कॉल सेंटर था, ज़ाहिर सी बात है इन लोगों ने भी अभी नया नया काम शुरू किया था, तो इतना ज़्यादा स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं था। नाइट की शिफ्ट का जो काम था उसमें तकरीबन टोटल 9 लड़के हुआ करते थे और उनके अंदर भी एक मैनेजर शामिल था, यानी टोटल 9 लोगों का स्टाफ था। उसके बाद एक गार्ड था जो गेट पे बैठा करता था। अब ये बताते हैं कि जो हमारा ब्रेक था, क्योंकि नाइट शिफ्ट थी, तो पहला ब्रेक होता था रात के 2 बजे और दूसरा ब्रेक होता था 4:30 बजे। जो पहला ब्रेक होता था उसमें हम लोग आमतौर पे खाना खा लिया करते थे और दूसरा जो ब्रेक होता था 4:30 बजे वाला, उसमें चाय पीते थे। अब इसी तरह हुआ कि जो हमारा दोस्त था उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको कंपनी की तरफ से कुछ कैश रिवॉर्ड मिला। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, तो हम लोगों ने उसको ज़िद करना शुरू की कि भाई अब तुम्हें पैसे मिलें तो हमें ट्रीट दो या हमें कुछ खिलाओ, जो नॉर्मली हुआ करता है। खैर बहरहाल जो दोस्त था हमारा वो मना नहीं कर रहा था, वो कह रहा था कि कल पे रख लेते हैं, लेकिन हम लोग ज़िद कर रहे थे कि नहीं आज ही करना है। अब ये बताते हैं कि बहरहाल फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम जो 9 लोगों की टीम है उनमें से 8 लड़के जो है बाहर चले आएंगे और कोई भी एक रुक जाएगा और जो भी रुकेगा वो बाकी सब लोगों का काम देखता रहेगा, ताकि यहाँ पे भी कोई एब्सेंट ना हो और हमारा काम भी चलता रहे। खैर काफ़ी सारे लड़के थे जिनमें से कोई राज़ी नहीं हुआ कि मैं रुकूंगा। फाइनली जो हमारा मैनेजर था, क्योंकि मैं नया था, तो उसने कहा कि ठीक है अब तुम यहाँ पे रुक जाओ, और मुझे वहाँ कॉल सेंटर में छोड़ के ये लोग खाना खाने के लिए चले गए। अब जाहिर सी बात है मेरी नई नई जॉब थी, मैं इनसे ना नखरे दिखा सकता था ना फरमाइश कर सकता था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लिहाजा मैंने आंखें बंद की, मैंने कहा ठीक है आप लोग चले आए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब ये बताते हैं कि मैं अपने काम में बिज़ी था, सारे के सारे जितने भी लड़के थे और मैनेजर थे वो जा चुके थे और मुझे पता था कि ये 2 घंटे से पहले वापस नहीं आएंगे। अच्छा, इसी दौरान में बताते हैं कि इनको बाकायदा महसूस होने लगा जब ये अपने पीसी पे काम कर रहे थे कि जैसे कोई चलता हुआ पूरे कॉल सेंटर पे या पूरे फ्लोर पे घूम रहा है और उसके चलने की बाकायदा आवाज़ आ रही है। हालांकि कॉल सेंटर में आप आमतौर पे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आवाज़ क्रिएट होगी। पहले तो ये समझे कि शायद चौकीदार है जो इधर उधर घूम रहा है, ये अपने काम में बिज़ी रहे। उसके बाद जब बाकायदा ज़ोर से आवाज़ आने लगी और इनको ऐसा महसूस होने लगा कि जो भी आवाज़ थी वो इनकी तरफ आ रही है, तो इन्होंने सोचा कि मैं ज़रा अपना क्यूबिकल से सर बाहर निकाल के देखता हूँ कि कौन है। और जैसे ही इन्होंने अपना सर बाहर निकाला और इन्होंने देखा, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक लड़की है जो खड़ी हुई है, जिसका बहुत ही भयानक चेहरा है और उसकी जो आँखें हैं बाकायदा लाल अंगारा जैसी हो रही हैं। और ये बताते हैं कि उस लड़की की नाक मौजूद नहीं है, यानी उसका जो चेहरा था इतना खौफनाक चेहरा था कि उस पर नाक मौजूद नहीं थी और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि झुलसा हुआ या जला हुआ चेहरा है। अब ये बताते हैं कि वो लड़की मेरी तरफ चलती हुई आ रही है और जैसे जैसे वो मेरी तरफ चलती हुई आ रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुटने लगा है, मेरी जान जाने लगी है और मुझे कुछ हो जाएगा। अब ये बताती हैं कि जो कुछ हो रहा था कुछ सेकंड्स के अंदर हो रहा था और मेरी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर मैं उठ भी आता और भागता भी तो मुझे उसके सामने से या उसके पास से गुजरना पड़ता, फिर जाके मैं बाहर जा पाता। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि जब इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और उसके साथ साथ जो इनका पीसी था या इनका जो कंप्यूटर था उस पर भी इन्होंने आयत लगा दी। ये बताते हैं कि जैसे ही इन्होंने आयत लगाई तो वो जो लड़की थी वो आते आते वहीं रुक गई और इनको देख के मुसलसल हंसने लगी या मुस्कुराने लगी। अब जब इन्होंने ये देखा तो इन्होंने जो वॉल्यूम था उसको तेज़ कर दिया। जैसे ही इन्होंने वॉल्यूम तेज़ किया तो जो लड़की थी
उसके हंसने की भी आवाज़ बढ़ गई और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। खैर बहरहाल ये बताते हैं कि इनका जो कलेजा था वो मुंह को आ चुका था। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें। खैर मुसलसल ये कलाम करते रहे और आयत पढ़ते रहे और इन्होंने आयत वगैरह लगा के भी रखी। तो आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो फ्लोर से गायब हो गई। अब ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने टाइम गुजारा और उसके बाद जो बाकी ऑफिस के कुलीग थे वो सारे के सारे आ गए और जब वो आए तो उनको भी एहसास हो चुका था कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे वाकई में शदीद बुखार हो चुका था। उनको मैंने पूरी कहानी बताई, पूरी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो इनके दरमियान जो एक मैनेजर मौजूद था उसने कहा कि हाँ यहाँ ऐसा होता रहता है और हमें जो बॉस थे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अक्सर एक लड़की है जो नज़र आती है और जब भी वो लड़की नज़र आए तो आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है, वो खुद ही चली आएगी। अब ये बताते हैं कि मुश्किल से मैंने 2 से 3 महीने वहाँ पे काम किया और इन 2 से 3 महीनों में हम 4 या 5 लड़कों को वो लड़की नज़र आई। खैर बहरहाल जैसे ही मुझे अच्छी जॉब की ऑफ़र मिली तो मैंने वो कॉल सेंटर छोड़ दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी वहाँ से जान छूटी। अभी भी कहा जाता है कि वहाँ पे वो कॉल सेंटर मौजूद है, वहाँ पे इसी तरह वो लड़की नज़र आती है और मुख्तलिफ़ लोगों को अपनी प्रेजेंस शो करती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।